Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I have read you all of final new and studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर हमने आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कवर अप करवा लिए हैं, चाहे वो बेसिक आईसीटी स्किल्स हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। मैंने सारे चैप्टर आपको अच्छी तरह पढ़ाए हैं, लेकिन आज हम लोग जो है आपके कुछ और चैप्टर एआई में कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कब पढ़ते हो, जब आपके एग्ज़ाम आ रहे होंगे, नज़दीक आ रहे होंगे या फिर पास होंगे। तो एआई में भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एआई के भी मार्क्स जुड़ते तो हैं ही, एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो डियर फटाफट इसको जो है पढ़ते हैं। और आज हमारे पास जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये चैप्टर से आप बहुत रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आज के टीवी शो में भी बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं जो ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो चैप्टर है, इसको आप लोग पूरे समय शार्क टैंक इंडिया जो शो आता है ना, उससे रिलेट करते हुए चलोगे, अगर आप लोगों ने देखा है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोग देख लो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जब आप लोग देख लोगे, सो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू डेट व्हाट पॉइंट यू हैव टू सी एंड व्हाट पॉइंट में आपको जो है फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, then know the types of business found in our surrounding community, then understanding the meaning of entrepreneurship development, and next is demonstrate the knowledge of distinguishing characteristics of entrepreneurship, and then next is identify roles and rewards of entrepreneurship. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया चैप्टर की मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज से। व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस क्या इंक्लूड करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नहीं, सॉरी, आपको यहाँ पे जो लिखा कर दिया है, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन और परचेज ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस क्या है? बिजनेस डियर स्टूडेंट वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए कहा गया बिकॉज दीज ऑल आर द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्विंग द मनी। ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है मनी से रिलेटेड है, इसलिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया है। तो बिजनेस उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो कंसर्न होती है प्रोडक्शन के और परचेज के, या फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स के एक्सचेंज में हम लोग पैसा वगैरह लेते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर concerned with production or purchase or sale of or exchange of goods and services with the objective of learning profits. Next is a business enterprise is a economic institution as it is engaged in the production and or distribution of products and services in order to earn money या फिर profits। तो अब आपको पता है कि आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब अलग अलग हेडिंग्स होती हैं और लिखाते हैं एंटरप्राइज। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कहीं पे कि रीता एंटरप्राइजेस है ना, तो मतलब कि उन्होंने जो है अपना एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लिया है, जिसमें वो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनके बदले में क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज़ व्हाट द बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब डिस्ट्रेन फैक्ट्री ओनर हो गया, शॉपकीपर हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, या इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कमर्शियल बैंक हो गया, या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बिजनेस एंटरप्राइज के हैं। अब डिस्ट्रेन हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। Hence, business may be defined as an economic activities involving the production and sale of goods, services to earn profit by satisfying human needs। यानी कि डिस्ट्रो हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस जो है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समथिंग विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड टू मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो है प्रोडक्शन होता है, गुड्स का सेल होता है, यानी गुड्स को बेचा जाता है, सर्विसेज को जो है बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो अब देखो, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी।
तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपने एक अपॉर्चुनिटी जो थी उसको डिस्कवर करा, आपने देखा कि भाई मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं इसको अवेलेबल कराऊंगा तो माई बिजनेस विल बी वेरी ग्रेट एंड इट विल डेफिनेटली फ्लाई है। तो देखो डिजिटली यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अपॉर्चुनिटी, आपने अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करी। मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, आपने सारे रिसोर्स जो है मोबिलाइज करा। आपने कहा कि भाई मेरे को इस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी, ठीक है। लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी, यानी कि लॉन्च करना एंटरप्राइज को ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लॉइट यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, उसमें काम करने के लिए, ठीक है। सो ये एक अटेम्प्ट है टू क्रिएट वैल्यू। Business and entrepreneurship are complementary to each other and cannot be separated. Let us study two of them in detail. तो यहाँ पे तो मेन की टर्म्स आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी समझेंगे। इसमें तो क्या थे, मेन टर्म्स थे। तो अगर मैं इसमें आपको कुछ टर्म्स बताऊँ तो सबसे बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रॉफिट, प्रोडक्शन और परचेज और सेल्स और गुड्स ऑफ services in order to earn the profit. Or similarly, business enterprise is an economic institution in which there is production and distribution of products and services in order to earn profits. और इसी तरह DST अगर मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप बताऊँ तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज and launching an enterprise to exploit the community, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो सेवरल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिजिटल हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड हाइब्रिड। अगर डिजिटल मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर कंसर्न विद प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश्ड। मैं आपके लिए स्क्रीन भी खोल दे रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ दिख भी जाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या कंसर्न करते हैं, वो कंसर्न करते हैं विद द प्रोडक्ट प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन रॉ मटेरियल का इनटू सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेमी फिनिश या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना। लेकिन ये जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये अपना शेप चेंज कर सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, ठीक है। जैसे आयरन और डीएसएन एक्सट्रैक्ट करा जाता है थ्रू माइनिंग, ये कन्वर्ट करा जाता है स्टील में। और इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, वुड एक्सेट्रा द मेन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्री को डिजिटल हम लोग फिर चार ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एनालिटिकल हो गया, सिंथेटिकल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और असेंबलिंग हो गया। अगर मैं एनालिटिकल की बात करूँ तो इन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल एक जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं ऑयल रिफाइनिंग की बात करूँ तो जो क्रूड ऑयल होता है उसको एनालाइज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वैसलीन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया। ये सारी चीज़ों में इनको अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है ना। सो इन एनालिटिकल बिजनेस इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल ब्रेकन इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब डिस्ट्री आ जाता है आपका सिंथेटिकल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है एक साथ मिक्स होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं सीमेंट की बात करूँ तो जिप्सम, कोल और कॉन्क्रीट ये टुगेदर मिलेंगे ताकि आपको सीमेंट, ठीक है। इस तरह अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है डीएसटी वो वेरियस स्टेजेस में जो है प्रोसेस करते हैं उसको, और एक फाइनल प्रोडक्ट जो है निकल के आता है। रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं कॉटन की बात करूँ, कॉटन इंडस्ट्री के, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, तो कॉटन जो है स्पिनिंग में जाएगा, आपका वीविंग होगी, उसकी डाइंग होगा, ब्लीचिंग होगी, प्रिंटिंग होगी, और फिर आपका एक नया जो है क्लोथ बनेगा। अब डिस्टन अगर मैं असेंबलिंग इंडस्ट्री में आऊँ तो इस टाइप की इंडस्ट्री में डिस्टन जो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट होता है या पार्ट होता है वो जो है कंबाइन करता है टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली ताकि एक नया प्रोडक्ट मिले। जैसे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियोस हो गया, टीवी सेट्स हो गया, वॉचेस हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, सारी जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री है। सो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट और पार्ट्स आर कंबाइंड मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू
प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सर्विसेज बिजनेस में। सर्विस बिजनेस क्या होता है? सर्विस जो टाइप ऑफ बिजनेसेस प्रोवाइडर इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जिनके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। जैसे अगर पिक्चर कोई डॉक्टर है, वो आपको जो है कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, आपसे आपको बता रहा है आपको कौन सी डिजीज़ हुई है और आपको क्या चीज़ देना चाहिए, आपको अपना एक्सपर्टीज़ दे रहा है। सो दैट इज़ अ सर्विस। वो आपको कोई हाथ में बना बनाया प्रोडक्ट तो दे नहीं रहा है, दैट इज़ फिजिकल फॉर्म, दैट इज़ इन द फिजिकल फॉर्म। वो सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा है जो कि फिजिकल नहीं है, वो सिर्फ वर्बली आपको बोल के बता रहा है, लेकिन वो प्रोवाइड तो आपको कुछ सर्विस ही दे रहा है ना, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर को भी पैसे मिलते हैं, है ना। तो दीज आर टाइप्स ऑफ सर्विस बिजनेस। ठीक है, intangible products with no physical form. So service type of firm offer professional skills, expertise, advice and some other similar products. Okay. This type of business involves rendering of personal services of a specialized nature on the basis of specialized knowledge, education, and training. For example, the services rendered by the doctors, lawyers, and chartered accountant come under the category of service type of business. Some common examples of service type of business are saloons, repair shops, स्कूल्स, बैंक्स, अकाउंटिंग फर्म्स एंड लॉ फर्म्स। ठीक है, अब रजिस्टर में आ जाती हूँ हाइब्रिड बिजनेस में। हाइब्रिड बिजनेस इज अ मिक्स ऑफ, आप हमेशा समझ लो बच्चे, ये हाइब्रिड बिजनेस जब भी आता है डिफाइन करने में, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाइब्रिड बिजनेस कंपनीज आर एट में भी क्लासिफाइड इन मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस। इनको मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है और इसमें सर्विसेज भी है, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, है ना। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो क्या कहते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं फाइन मील बनाने के लिए, पहले आपका मील बनाते हैं, दैट इज़ समथिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ऑफिस मील को अच्छी तरह प्रेजेंट करना, टेबल में टेबल क्लीन करना, टेबल को क्लीन करने के बाद आपसे ऑर्डर लेना, ये उनका सर्विस है ना, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाना है। हाँ, बीच बीच में हमेशा आपसे पूछते रहना कि आपको क्या चाहिए, दिस इज़ व्हाट द सर्विस इज। और सर्विस भी प्रोवाइड करवाना है, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, इससे वो हाइब्रिड बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती है ना। सो nonetheless these companies may be classified according to their major business interest. In case of restaurants, the more of the service type of providing डाइनिंग सर्विसेज। हाँ, ज़्यादा सर्विस टाइप कह सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का इसमें सिर्फ एक रोल है, दैट इज़ जो खाना वो बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर मैं एंटरप्राइजेस की बात करूँ, तो अभी मैं क्या बताती थी, अभी मैं आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बताई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, देन सर्विस, देन हाइब्रिड। अब अगर मैं बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रही हूँ, तो मेरे को आपको मैंने बिजनेस एंटरप्राइज की मीनिंग बताई थी ना, इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वेयर द प्रोडक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट्स, है ना। तो ये कितनी टाइप की होती है, ये डिसीजन जो बिजनेस एंटरप्राइज होती हैं, ये आपकी डिसीजन बहुत टाइप के होते हैं। कितनी टाइप की होती हैं? आपकी 5 टाइप्स की होती हैं, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सो बिजनेस मैं फटाफट मूव ऑन करूँगी बच्चे, क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारे एआई के चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं, तो मैं इसी चैप्टर में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं फटाफट रीडिंग करके आपको फटाफट समझाती हूँ। ठीक है, अब बिजनेस एंटरप्राइज में बी ऑर्गेनाइज इन द वेरियस फॉर्म, इट मे बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। व्हेन ओन्ड बाय द सिंगल पर्सन इट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली फर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड cooperative society are the example of collective ownership. The firm or organization may be non-cooperative or cooperative, cooperate, ठीक है, नॉन कोऑपरेट और कोऑपरेट। इन द कोऑपरेट फॉर्म द identity of the enterprise is separate from the that of its owner. The owners cannot be held personally liable for the liable if the enterprise runs into the debt. The enterprise has a separate existence in the eyes of the law. It can be operated in its own name. Joint stock company and cooperative societies are the example of corporate ownership. In non-corporate form of ownership, the identity of the enterprise is not different from that of its owners. Owners are personally liable for the debt owned by the enterprise. Sole proprietorship, joint into family business and partnership are the examples of non-corporate form of business enterprise.
तो अब डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं बिजनेस एंटरप्राइज की बात करूँ तो वेरियस टाइप की होती है। जब वो एक पर्सन द्वारा ओन करी जाती है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। डिस्टेंस जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ये कलेक्टिव ओनरशिप में आता है बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अगर मैं कोऑपरेट और नॉन कोऑपरेट की बात करूँ तो डिस्टेंस कोऑपरेट यानी कि जिसमें आइडेंटिटी जो होती है आपके एंटरप्राइज की वो उसके ओनर से सेपरेट होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एंटरप्राइज जो है डेप्थ में जा रही है यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है और एंटरप्राइज पर डेप्थ में मतलब डूबी है तो सारा भार जो है आपका एक ही पर्सन में आ जाए, बल्कि इसमें डिफरेंट पर्सन में जो है बांटा जाता है। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका एग्जाम्पल है किसका, कोऑपरेट ओनरशिप का। ठीक है, मतलब इस एंटरप्राइज में अगर डेप्थ में जाती है तो अलग तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई ये इंसान सारी जो है भरपाई करेगा, है ना। अगर अब मैं डीएसएन बात करूँ आपकी नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस की, तो जैसे डीएसएन आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो गया आपका, और आपका जो है पार्टनरशिप हो गया। इसमें जो है आपका जो एंटरप्राइज होता है वो डिफरेंट नहीं होता डेट ऑफ इट्स ओनर, और ओनर जो है वो पर्सनली लाइबल होता है सारे डेप्थ के लिए। अगर आपकी एंटरप्राइज डेप्थ में जाती है तो ओनर्स को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, है ना। और पार्टनरशिप में भी डिस्टेंस सेम होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, तीनों जो है आपके नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के एग्जाम्पल। अब जैसे एक एक करके सारे इंटरप्राइजेस को समझते हैं। सो द above mentioned form of enterprise can be briefly described as below. Sole proprietorship: in this form of business ownership, a person provides entire capital, bears all the risk, independently manages the business. One proprietor is personally liable for all the debts of the firm. Thus sole proprietorship is one man business. ठीक है, अगर डिजिटल मैं सोल प्रॉपर्टरशिप की बात करूँ तो आपको पता है ये जो फॉर्म होता है डिजिटल ओनरशिप का, इसमें जो एक ही पर्सन होता है वही प्रोवाइड करवाता है, सारी कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा, सारे रिस्क भी वही सहेगा कंपनी के, और इंडिपेंडेंटली जो है वो मैनेज करेगा बिजनेस को, है ना। सो इन दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप ओनली वन पर्सन इज लाइबल फॉर ऑल द entire capital, bears all the risk, independently manages all the business. The proprietor is personally liable for all the debt of the firm. Thus sole proprietorship is also known as one man business. ठीक है, अब मैं आती हूँ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में। सो दिस इज द बिजनेस फर्म ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय जॉइंट हिंदू फैमिली. द members of the family jointly or collectively establish a business. A management or the control of business rests with the senior most male member of the family known as कर्ता. ठीक है, अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म होता है डिजिटल, इसमें जो आपका बिजनेस होता है वो ओन्ड और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली से, है ना। और ये फैमिली के मेंबर जो है जॉइंटली कलेक्टिवली इस बिजनेस को स्टेब्लिश करते हैं, सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। मैनेजमेंट और जो कंट्रोल होता है फैमिली का वो किसके, फैमिली बिजनेस का किसके ऊपर रहता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, यानी कि उसको हम लोग कर्ता भी कहते हैं। अब डिजिटल अगर मैं आऊँ पार्टनरशिप में, so in this form of ownership, two or more person enter into a contract to carry out some lawful business jointly and to share its profit. Each partner is considered as an agent of the firm of and of its partners. The firm has no legal identity separate from that of its partners. Each partner is jointly or individually liable for the debt of the firm to a limited extent. The number of the partners cannot be more than 50. A partnership which is set up for the specified time period or the specific object is known as joint venture. It is automatically dissolved on the expiry of the period or on the completion of the specified object. अब नेक्स्ट अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो ये टाइप के बिजनेसेस में बच्चे क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी जो है कैरी करते हैं और शेयर करते हैं प्रॉफिट। अब इसमें हर एक पार्टनर जो है क्या होता है, एजेंट होता है फर्म का और पार्टनर होता है, तो इसके पास कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर ही जो है सारे जॉइंटली जो है लाइबल होते हैं डेप्थ के लिए अगर आपकी एंटरप्राइज डेप्थ में जाती है, और इसमें जो नंबर होता है पार्टनर्स का वो 50 से ज़्यादा नहीं होता। पार्टनरशिप जो है वो सेटअप की जाती है फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। पार्टनरशिप विच इज सेटअप फॉर द स्पेसिफाइड टाइम एंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जॉइंट वेंचर कहलाती है, और ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है व्हेन द एक्सपायरी पीरियड और द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। अब डिजिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी में आ जाते हैं। इट इज़ द इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड।
ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एडिएशन दो या दो से ज़्यादा लोगों की, और इसके पास एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है विच इज़ सेपरेट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होगी, सेपरेट है जो आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स है। देयरफॉर कंपनी enjoys unlimited life. The continuity is independent of the lives of its member. Its management and control lies in the hands of board of directors consisting of the elected representatives of the members. अब जैसे यहाँ पे बेसिकली ये है कि हमने सुना होगा स्टॉक्स लगाते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट, तो वो जो है क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक कंपनी में स्टॉक्स लगाया तो जॉइंट स्टॉक जो कंपनी बनती है उनकी ना, वो उसमें उनको धीरे धीरे अगर कंपनी बहुत ज़्यादा राइज करेगी तो पैसा मिलेगा, अगर डेप्थ में राइज करती है तो उनका पैसा डूब जाता है। तो कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी पूरा अनलिमिटेड लाइफ एंजॉय करती है, ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी डेप्थ में डूब गई तो कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। सो ऐसा भी इसमें नहीं होता, कोई कोई लोग बंद कर भी देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं इस कंपनी में बेसिकली जो आइडेंटिटी होती है जो पर्सन्स की जिन्होंने स्टॉक्स लगाया रहता है वो डिफरेंट होती है ना। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इट इज़ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज विद द पीपल ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक इन जनरल। तो इट इज़ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक इन जनरल। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी है जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है किस पर्पज़ के साथ, कि भाई हमें सर्विसेज रेंट करनी है मेंबर्स को और पब्लिक को जनरल में। जैसे जिसमें आपकी अमूल हो गई, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सेल्फ हेल्प as an incorporated association of persons. It enjoys perpetual life. It has a distinct identity and the liability of the members is limited. There are several types of cooperative society. ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग ने जो है डिफरेंट टाइप के बिजनेस एंटरप्राइजेस को समझा। तो सबसे पहले सोल प्रॉपर्टीशिप मैं आपको क्या बताया, मैंने बताया इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वन पर्सन इज ओनली द हेड ऑफ द बिजनेस, ही ओनली मैनेजेस ऑल द रिस्क, he only get all the profits and he is only liable for the debts of the enterprise. Therefore this business is also known as one man business. Then when joint Hindu family firm आपको पता है, in this the members of the joint Hindu family establish a business, they collectively or jointly establishes a business, and all the risk and all the profits are shared with the member, and the business rests with the senior most control and management of the business rests with the senior most male member of the family, that is कर्ता। अब पार्टनरशिप में मैंने आपको क्या बताया कि in this form of business enterprise 2 or more person carry into contract and carry on some lawful activity jointly to share its profit, and each partner is considered agent of the firm, and firm has no legal entity. Partners are personally liable for all the risk and all the profits, and it is set up ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आप बोल दोगे। उसका जॉइंट स्टॉक कंपनी में इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. Company has distinct identity entity which is separate from the identity of its member. Therefore management and control lies in the hands of board and controls, and it has unlimited life. Its continuity is independent of life of its member. ठीक है, तो ये आपने कुछ कर लोगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिख देना, इट इज़ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक इन जनरल. इट इज़ ऑर्गेनाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप लोग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है समझ लिया। एक मिनट स्टूडेंट कहाँ गए, मेरा गड़बड़ हो गया कुछ, एक मिनट रुको। हाँ, इस तरह से हमने इसको समझा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ creator or a designer
who designs the new ideas and business processes according to the market requirements of and his own passion। तो भाई एंटरप्रेनर क्या होता है, आप सबको पता है कि ये क्रिएटर होता है, डिज़ाइनर होता है, जो कि डिफरेंट आइडियाज़ जो है डिज़ाइन करता है और डिफरेंट आइडियाज़ जो है डिज़ाइन करता है और बिजनेस प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ और एंड हिज ओन पैशन, यानी कि मार्केट रिक्वायरमेंट देखता है कि भाई कहाँ क्या चीज़ नहीं है और उस चीज़ को डेवलप करता है, उस चीज़ पे काम करता है और उसका खुद का भी पैशन होता है ना। सो एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटर और अ डिज़ाइनर हु डिज़ाइंस द न्यू आइडियाज़ एंड बिजनेस प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स और हिज ओन पैशन। ठीक है, नाउ आप क्या दिया है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप इज द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिकली अ स्टार्टअप कंपनी ऑफरिंग द क्रिएटिव प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस और सर्विसेज। वी कैन से दैट द एक्टिविटी इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली उसमें क्रिएटिविटी से तो पूरी भरी होती है ये एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन दैट इज़ NKC, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर। तो मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप is the set of activities performed by entrepreneur that include production or purchase of goods and services in order to earn profits। ठीक है, सिंपल ये डेफिनेशन लिखना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम से ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू वेरियस क्लासरूम प्रोग्राम्स। ठीक है, ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, डायनामिक्स ऑफ बिजनेस सेटअप, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि ये सब उनके गोल होता है कि भाई एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर जो है सुधारना है, डायनामिक जो है बिजनेस सेटअप्स की उनको समझानी है, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन करना है एंटरप्राइज का। द होल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस एक्सलेट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर का जनरेशन किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं बढ़ सके। ठीक है, सो टू हेल्प जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रमोटेड टू हेल्प द लेसन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जितना अगर ज़्यादा से लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो अपने आप कम होती जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर नई नई कंपनीज आएंगी तो, है ना। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेशन, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए और बिजनेस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंसंट्रेट मोर ऑन ग्रोथ पोटेंशियल एंड इनोवेशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हैज गेन इंक्रीजिंग significance in developing an economy. It is organized and systematic development. It is a tool for industrialization and solution to the unemployment problem for the any कंट्री। अब डिस्टन ये तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पढ़ी, यानी कि क्यों की जाती है, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं ताकि आप सरलता से उसको जो है पढ़ लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, ठीक है, फिर इसमें रिस्क बियरिंग एक्टिविटी है और ऑर्गेनाइजिंग है, गैप फिलिंग है, डायनेमिक प्रोसेस है और इनिशिएटिव टेकिंग है, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लिखो। तो पर्पसफुल एक्टिविटी कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ईच एंड एवरी एंटरप्राइज इज लॉन्च ईदर टू अर्न प्रॉफिट और टू सर्व द सोसाइटी। ठीक है, अब डिस्कशन क्रिएटिव एक्टिविटी कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू और समथिंग बेटर। अब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिस्क बेयरिंग एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप लोग करियर में लोगे तो उसमें तो पूरे समय रिस्क है ना। एंटरप्रेन्योरशिप अपनी पूरे जो स्टाफ है उसको हमेशा पैसा देकर लौटाएगा घर, लेकिन अगर उसके पास खुद भी पैसा नहीं बचेगा तब भी तो रिस्क है इसमें, बहुत बहुत रिस्क है। क्या पता आपकी कंपनी जो है राइज कर पाए, नहीं राइज नहीं कर पाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी कंपनी डेप्थ में डूब जाए और आप जो है आपकी कंपनी बंद हो जाए। तो रिस्क आपको इसमें हर जगह लेना पड़ता है। आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो, ये भी रिस्क लेना ही है ना। सो रिस्क इज इनहेरेंट एंड inseparable from entrepreneurship. Entrepreneurs do extraordinary things. Those who succeed become celebrities and those who fail are ridiculed. Organizing an entrepreneur brings together various factors of production. Organizing यानी कि सारे जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड को लेना, लेबर जगह, कैपिटल जो आपको चाहिए, उन सबको जो है ऑर्गेनाइज करता है and organize them into an enterprise. An entrepreneur is therefore an organization builder.
गैप फिलिंग, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज एंड फिल्स द गैप बिटवीन सोसाइटी नीड्स एंड व्हाट इज अवेलेबल। तो एंटरप्रेन्योर जो है आइडेंटिफाई करता है और फिल करता है गैप बिटवीन व्हाट सोसाइटी नीड्स, क्या सोसाइटी को चाहिए और क्या अवेलेबल है। तो सोसाइटी को क्या चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बेसिकली ये जो है एंटरप्रेन्योर जो है आइडेंटिफाई करता है। Dynamic process, entrepreneurship thrives changes in the environment. Those changes for entrepreneur, those changes create opportunities for entrepreneurs. Entrepreneurs themselves are also change agents. ओके, तो देखो एंटरप्रेन्योर थ्राइव्स ऑन चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये जो चेंजेस होते हैं डिस्टेंट, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और एंटरप्रेन्योर देमसेल्व्स आर आल्सो द चेंज एजेंट। इनिशिएटिव टेकिंग, भाई देखो इनिशिएटिव तो आप ले रहे हो, चाहे एक क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, एक बच्चे ने इनिशिएटिव लिया, हाथ खड़ा करके आंसर दिया, या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर भी डिजिटल इनिशिएटिव भी लेता है, उसने देखा मार्केट में कि ये वाली चीज़ नहीं है, वो फट से उसने हाथ खड़ा करा, उसने जो है वो चीज़ बनाई, नहीं है। So entrepreneur involves taking initiative. Multi-dimensional entrepreneur has several dimensions, such as entrepreneurship has several dimensions such as economic, social, psychological and cultural. ठीक है, इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं, सोशल की बात कर लेते हैं, कल्चर की बात कर लेते हैं, सारे डायमेंशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप के पास है। अब ट्यूशन हम लोग आ जाते हैं रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आऊँ, जो अभी यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, तो इसमें ड्यूस्टर आपके जो है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस होते हैं, प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं और कमर्शियल फंक्शंस होते हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलो। अब एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट द एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? एक तो इनोवेशन है, एक रिस्क टेकिंग है, एक आपका ऑर्गेनाइजिंग है, तीनों में थोड़ा थोड़ा जो है घुसा के आना है, ठीक है। अब अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ, तो एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट, ही इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द सम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मे बी अ न्यू इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज, अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a new combination of means of production, etc. In fact, innovation is the hallmark of entrepreneurship. ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या बताया है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है वो चेंज एजेंट है, वो कुछ नया जो है इंट्रोड्यूस कराता है, कोई भी ब्रांच हो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। इट मे बी न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सर्विस नहीं है, ठीक है। और या फिर कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई नया मेथड प्रोडक्शन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ठीक है, मार्केट में ओपन करा है जो उन्होंने। डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की डिस्कवरी करना। अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। सारी न्यू जो कॉम्बिनेशन है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे डिस्टेंट जो इनोवेशन है वो हॉलमार्क है एंटरप्रेन्योरशिप का। सो डिस्टेंट ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आता है हम लोग रिस्क टेकिंग में। रिस्क टेकिंग मीन्स एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस डेट में टेक प्लेस ड्यू टू द कॉन्टीजेंसीज। तो डिस्टेंट रिस्क टेकिंग का मतलब होता है लॉस जो कि हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान। तो जो एंटरप्रेन्योर प्लेज pays wage or salary to employees, rent to landlord, interest to the lenders. After making all these payments, may be left with as profit, he may be left with no profit, है ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नो रिस्क नो गेन इज सेइंग इन द बिजनेस, ठीक है, ये सेइंग है बिजनेस में, ठीक है। Entrepreneur tries to reduce risk and uncertainty of his plan for of investment expansion and diversification of business, ठीक है। अब डिस्टर हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। तो अब देखो, इट इम्प्लाइज ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है। सो द पर्पस इज एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज एंड रिड्यूस कॉस्ट इन द प्रोडक्शन, ठीक है भाई। इस पर्पज़ है ताकि ये सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को आप एक साथ लाओ और जो लॉस कंपनी में हो रहा है उसको आप मिनिमम करो, यानी कि मिनिमाइज करो उसको, और रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी रिड्यूस करो, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। एंटरप्रेन्योर टेक बिजनेस डिसीजन, लैंड, लेबर, कैपिटल आर ऑल सेपरेटली ओन्ड एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड हार्नेस देम टू वर्क इन द प्रोडक्शन. A person may own capital, land,
or labor, but ownership alone does not make him an entrepreneur. What is required is organizing ability for assembling these factors of production in the right proportion to obtain the best results. अब हम आते हैं बी प्रमोशनल रोल्स में. अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट द प्रमोशनल फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसमें आप लोग 4 पॉइंट लिखोगे. पहला है डिस्टर आपका कि डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया. सेकंड इज इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन. थर्ड इज assembling the requirements, and the fourth is financing the plan. ठीक है. अब डिजिटल अगर मैं सबसे पहले इसमें बात करूँ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर डिस्कवर्स और जनरेट्स अ बिजनेस आइडिया. आइडिया may be to exploit the natural resources, to enter into the existing line of business, or to set up a venture in a new line of business. While discovering a business idea, an entrepreneur may take the help of experts. सबसे पहले डिजिटल एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर डिजिटल एक बिजनेस आइडिया जनरेट करता है. ठीक है. वो आइडिया देखता है कि भाई क्या चीज़ मेरे को बनानी चाहिए. अब वो ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो उसने डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके बना रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना. और तो वो एक नई लाइन के बिजनेस में भी जा सकते हैं. ठीक है. कुछ नया भी बना सकते हैं. लेकिन डिजिटल के बिजनेस को डिस्कवर करने में, वाइल डिस्कवरिंग दिस आइडिया, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है वो किसकी हेल्प लेता है? एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है. डिस्कवर करता है आइडिया और देखता है कि क्या न्यू मार्केट में है. ठीक है. अब डिजिटल यहाँ पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. अब डिजिटल वंस द आइडिया इज डिस्कवर्ड, detailed analysis is done to estimate the total demand. टोटल डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी जाती है. डन टू एस्टिमेट द टोटल डिमांड. The resource required to convert an idea into product or services are identified. रिसोर्स जो कि रिक्वायर्ड है एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में या एक सर्विस में कन्वर्ट करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. ठीक है. अब आ जाए आपको असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स. अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर जो है असेंबल करता है नेसेसरी रिसोर्सेज. ये चूज़ करता है एक फैक्ट्री साइट सेलेक्ट करता है, प्लांट मशीनरी, और कॉन्टैक्ट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करता है कि भाई सप्लाई जो है टाइम पे पहुंचा देना वगैरह. ठीक है. सो असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, द एंटरप्रेन्योर टेक्स next step entrepreneur takes to assemble the necessary resources. He chooses the factory site, select the plant and machinery, and contact the suppliers of raw material. ठीक है. अब डिसीजन नेक्स्ट होता है फाइनेंसिंग द प्लान. अब आपको पता है एंटरप्रेन्योर जो है एस्टिमेट करता है फंड्स रिक्वायर्ड. ये सारी चीज़ों में उसको पैसा भी तो चाहिए होगा करने में, ऐसे फ्री में तो होने वाली है नहीं. ठीक है. सो वो सेलेक्ट करता है सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, यानी कि वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है, एंड डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटरप्राइज. ठीक है. जैसे शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं. ठीक है. सो ही सेलेक्ट द सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड्स एंड डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज. ठीक है. डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज. अब देखो ही विल स्टार्ट रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. देखो मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है. इन्वेस्टर हु विल ट्रस्ट हिम इफ़ गिवन देम विद डिफरेंट स्टॉक्स. अगर उनको डिफरेंट स्टॉक दिए जाए, जैसे अगर शार्क टैंक में आपने देखा होगा तो लोग इक्विटी देते हैं, अपनी कंपनी का परसेंटेज देते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे आता है मैनेजरियल रोल्स. अब मैनेजरियल रोल्स हमने अभी प्रमोशनल रोल्स देखे, हमने अभी जो है आपके एंटरप्रेन्योर रोल्स देखे. अब हम मैनेजरियल रोल्स देखेंगे. मैनेजरियल रोल जो होते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर के, वो किसके अंदर आते हैं? जैसे प्लानिंग क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना. इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु विल डू व्हाट. ठीक है. तो देखो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना. ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु विल डू दैट. ठीक है. अब डिजिटल हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. ठीक है. Every enterprise requires a structure or the framework of authority, responsibility, relationships. ठीक है. Every enterprise requires a structure or framework of authority, responsibility, relationship.
ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सच इन रिलेशनशिप बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इसमें डिजिटल वही ऑर्गेनाइजिंग का मेन मतलब वही होता है जो मैंने आपको अभी बताया था कि सारी फैक्टर्स को एक साथ लाना जो भी आपको चाहिए, मतलब लैंड वगैरह सब चीज़। अब है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स हायरिंग द पीपल फॉर वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफ को लाना पड़ेगा ना आपको, अगर एंटरप्राइज को बढ़ाना है। जो आपका बिजनेस स्टाफ होगा जो काम करेगा, है ना, जो मतलब एक तो होता है जो कंप्यूटर में एडवर्टाइजिंग वगैरह करेंगे, वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे। दूसरा स्टाफ है जो और अलग अलग चीज़ें देखेगा, जैसे फैक्ट्रीज़ में काम देखेगा, कोई मैनेजर मतलब जो है देखेगा, और कोई जो है फैक्ट्रीज में काम करेंगे, है ना। सो हायरिंग पीपल फॉर वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। डायरेक्टली का मतलब होता है कि आप प्लान्स का एग्जीक्यूशन करा रहे हो, चाहे वो लीडरशिप की वजह से हो, कम्युनिकेशन की वजह से हो, मोटिवेशन की हो, या सुपरविजन की। ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है डियर? प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि अभी तक जो आपने करा उसको इवेलुएट करना। आप देखना कि भाई कस्टमर की डिमांड क्या है। इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल एंड ग्रुपिंग द ऑर्गेनाइजेशन for the achievements of common goal. The entrepreneur has to ensure that different parts of the organization work together as a team to make it successful. यानी कि efforts of various individual and grouping them together फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और एंटरप्रेन्योर को इंश्योर करना होता है ताकि सारी जो लोग हैं वो एक साथ टुगेदर काम करें ताकि एक सक्सेसफुल कंपनी बन सके। ठीक है। अब डिस्कशन हम आते हैं कमर्शियल रोल्स में। तो कमर्शियल रोल एंटरप्रेन्योरशिप के जो कमर्शियल रोल्स होते हैं तो उसमें आपका आता है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और आपका क्या आता है? आपका आता है पर्सनल, आपका आता है अकाउंटिंग, और आपका आता है फाइनेंस। इसमें आपकी ये 5 चीज़ें आती हैं। अब दूसरा मैं प्रोडक्शन की बात करूँ। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन इज द की फंक्शन, इट प्रोवाइड्स द फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग द पीपल। आप मार्केटिंग करते हो ना, एड्स वगैरह लाते हो, वो सारी चीज़ें करते हो, तो इन्वॉल्व्स ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। Marketing is only the function which generates revenue for the enterprise. Then next is personal. Personal function involves employment, development, and compensation of employees. It also provides proper working conditions and welfare facility to maintain physical and mental well-being of the workforce. तो मतलब इसमें आपके स्टाफ की आप कितनी केयर कर रहे हो, मतलब वही सारी चीज़ें, उनका वेज वगैरह हो गया, और उनको जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देना और हेल्थ फैसिलिटीज़ देना। अकाउंटिंग का अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन जो है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करना, दैट इज़ व्हाट द अकाउंटिंग इज। एंटरप्राइज को इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग of record of each and every transaction is maintained to judge true financial position of the enterprise, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है एंटरप्राइज की उसको जज कर सके और ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। फाइनेंस, ऑल द बिजनेस एक्टिविटी रिवॉल्व अराउंड फाइनेंस। इट इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कहते हैं बच्चे, क्योंकि फाइनेंस सिर्फ इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको एक नया एंटरप्राइज बनाना है, बल्कि वो इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है आपको एक्सपेंशन करना है, अपने एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। ठीक है। नई नई चीज़ें लानी है, एक्सपेंड करना है अपनी एंटरप्राइज को। सो एन एंटरप्रेनर लुक्स आफ्टर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस बाय एनालाइजिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड अरेंज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो रजिस्टर वो जो है देखता है कि कहाँ कहाँ फाइनेंस रिक्वायर्ड है और इन चीज़ों के कितना रुपये चाहिए है। सो देन ही रेज द फंड्स। ठीक है। अब रजिस्टर आपने सब चीज़ करा और आप सक्सेसफुल भी हो गए, तो भाई रिवॉर्ड्स क्या होते हैं एंटरप्रेनर्स के? भाई रिवॉर्ड्स तो हर कोई जानना चाहता है। ठीक है। सो अब देखो डिजिटल यहाँ पे इंडिपेंडेंस आपको पता है, एंटरप्रेनर जो है अपना खुद का ही बॉस होता है, तो वो सारे डिसीजन जो है खुद पे खुद ले सकता है। ही नीड नॉट टू ओबे समवन। सो एन एंटरप्रेनर इज हिज ओन बॉस। ही कैन टेक ऑल डिसीजंस बाय हिमसेल्फ। ही नीड नॉट टू ओबे समवन। एम्बिशन फुलफिलमेंट, आपको पता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अपने आइडियाज़ को एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है।
न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जैसे स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, ड्राइवरलेस ट्रेन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अपने आइडियाज़ को जो है न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ द एम्बिशन फुलफिलमेंट। जो चाहते थे वो उन्होंने करा। ठीक है, एक्साइटमेंट, एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व्स entrepreneurship involves adventure. Some people rise in their well paid jobs and launch their own venture टू ड्यू टू एक्साइटमेंट। कुछ कुछ लोगों को तो जैसे इतनी बढ़िया बढ़िया नौकरी मिली होती है, इतना बढ़िया बड़ा पैकेज होता है, लेकिन वो फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें उसको किसी और को वो भी नहीं करना है, उनका खुद का बिजनेस है, वो खुद कमा रहे हैं, है ना। अब इससे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में फ्रीडम। फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो फ्रीडम जो है अलाउ करता है टू ट्राई आउट वंस आइडियाज। फ्रीडम सीकिंग पीपल जो होते हैं वो चूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर। अब डिस्टर हम लोग आते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जो है इनॉर्मस वेल्थ कमाते हैं, उन खुद के लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी। ठीक है। अब डिस्टेंस स्टेटस देखो, सक्सेस एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स कंसिडरेबल फेम एंड प्रेस्टीज। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो सक्सेसफुल आप सक्सेस जो है आपको फेम भी दिलाती है, प्रेस्टीज भी दिलाती है। जैसे अगर मैं आर्यन नारायण मूर्ति की बात करूँ, सुनील मित्तल की बात करूँ, राणा कपूर की बात करूँ, सुभाष चंद्र की बात करूँ, ये सब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। और इसमें मैंने एक और नाम जोड़ दिया है, रतन टाटा। ठीक है। अब डिस्टर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमने कर लिया है कंप्लीट, और आई होप दैट ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो है एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइज कर दूँ ताकि देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने समझा बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर कंसर्न विद प्रोडक्शन और परचेज और सेल ऑफ गुड्स, सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। देन हमने समझा व्हाट इज बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज इज द सेट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन that is concerned with the production or purchase of goods and services in order to earn profits. Then हमने समझा दिया स्टूडेंट क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। उसका फिर दूसरा हमने समझा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में मैंने आपको 3 टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज बताई। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्री कंसर्न होते हैं प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। एनालिटिकल, इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है उस समय पेट्रोलियम भी मिलता है, लुब्रिकेशन ऑयल भी मिलता है, वैसलीन भी मिलता है, डीजल भी मिलता है और पेट्रोल भी मिलता है। उसके बाद फिर डिस्टर मैंने आपको बताया था किसके बारे में? मैंने आपको एनालिटिकल के बाद बताया था सिंथेटिकल के बारे में। सिंथेटिकल में मैंने आपको बताया था सिंथेटिकल ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है बच्चे जिसमें आपका जो रॉ मटेरियल होता है, जिसमें डिस्टेंट जो आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है एक साथ मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जिप्सम, कोल एंड कॉन्क्रीट मिक्स टुगेदर टू मेक सीमेंट। उसके फिर मैंने आपको बताया था असेंबलिंग के बारे में। असेंबलिंग में क्या होता है? असेंबलिंग नहीं, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद आपको प्रोसेसिंग बताया था। प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच अ प्रोडक्ट इज गॉन थ्रू सेवरल स्टेप्स टू फॉर्म अ finished products. For example, cotton textile industry में dear student, cotton is first there is spinning, then weaving, then dyeing, printing, etc. are some of the steps which are followed in cotton textile industry to form a finished products. Then मैंने आपको बताया था assembling industry के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था ये स्टेप की बिजनेस इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं टुगेदर मैकेनिकली क्या केमिकली टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल रेडियो, टीवी सेट्स वगैरह हो गए। ठीक है। अब सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आप प्रोवाइड करवाते हो इनटेंजिबल प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में नो फिजिकल फॉर्म टू द कस्टमर्स। दिस टाइप ऑफ फर्म ऑफर्स द प्रोफेशनल स्किल्स, एडवाइस, एक्सपर्टीज और सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे सर्विसेज रिलेटेड बाय डॉक्टर। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हाइब्रिड के बारे में, तो हाइब्रिड में मैंने आपको बताया था हाइब्रिड आर द बिजनेस इंडस्ट्री that are mixed form of manufacturing also and service type of business also. For example, restaurant offers service by giving appropriate dining services and appropriate cleaning etc, whereas he make
food for you, he manufacture food for us, which is also the type of manufacturing business industry. अब अगली स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में और सिंगल टाइप कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में और सिंगल जो आपकी ओनरशिप होती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप्स, जॉइंट इनटू फैमिली फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर मैंने आपको कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म बताया था, जिसमें मैंने आपको कॉर्पोरेट में बताया था कि इसमें जो होता है आइडेंटिटी जो होती है पर्सन की, वो सेपरेट होती है डेट ऑफ द एंटरप्राइज, और ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेप्ट ओन बाय द एंटरप्राइज। वेरएज मैंने आपको नॉन कॉर्पोरेट में बताया था कि इसमें जो होती है आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज एंड पर्सन इट सेल्फ किसके लिए होता है, मतलब पर्सन इट सेल्फ liable for all the debts owned by the enterprise। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको किसके बारे में बताया था, फिर मैंने आपको जो है बताया था डिफरेंट एंटरप्राइज के बारे में। जैसे मैंने आपको सबसे पहले सोल प्रॉपर्टीशिप के बारे में बताया था कि दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच इज ओन्ड बाय द सिंगल पर्सन ओनली। इन दिस अ सिंगल पर्सन इज मैनेजेस द रिस्क, मैनेजेस ऑल द रिस्क, मैनेजेस ऑल टाइप बिजनेस एंड ऑल द प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑल्सो नोन एज वन मैन बिजनेस। फिर मैंने आपको जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म के बारे में बताया था, जिसमें मैंने जिसने आपको बताया था कि इन दिस टाइप of business industry, business is owned by the joint Hindu family, where the joint Hindu family jointly or collectively establishes a business, and the control and management of the business lies with the senior most male member of the company, that is कर्ता। और उसका मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री टू और मोर पर्सन कलेक्टिवली establishes a business in which they are personally liable for all the debts whatever are owned by the company, and in this type of business industry the partners cannot be more than 50। ठीक है, उसका फिर डिजिटल मैंने आपको बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने आपको बताया था कि इन दिस टाइप ऑफ दिस इज अ इन corporation association made by two or more person, and this company has no legal entity of a single person is not liable for all the debts, so this company enjoys the unlimited life, and the control is on the hand of boards of directors। ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आर द टाइप ऑफ बिजनेस विच आर मेड इन ऑर्डर टू रेंट द सर्विस to their members or to service into the general public in general। और उसके बाद मैंने आपको बताया था this type of business and enterprise follows the principle of mutual self help। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में। फिर मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बताया था। एंटरप्रेन्योर का मतलब बताया था एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटर और डिज़ाइनर हु डिस्कवर्स द आइडिया एंड प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और ओन पैशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था। एंटरप्रेन्योरशिप आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर टू अर्न द प्रॉफिट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी टू अर्न द प्रॉफिट्स एंड एक्सेट्रा। फिर मैंने नेक्स्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द process of improving the skills and knowledge of the entrepreneurs through various classrooms and training programs। उसके फिर मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको लेसन किया जा सके। दूसरा रीजन, व्हाट इज द रीजन इज टू इम्प्रूव द स्टैग्नेशन प्रॉब्लम्स। थर्ड रीजन इज डियर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। ठीक है, टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये सारी कुछ थे क्यों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जा रहा है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको डीएसएम बताया था कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी। इन दिस डीएसएम पर्पस इज टेकन, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। हर एक एंटरप्राइज इसलिए लॉन्च की जाती है ताकि डीएसएम मनी अर्न किया जाए या सोसाइटी को सर्व किया जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। Each and every enterprise launch something new or better
कुछ न्यू और बेटर प्रोवाइड करना है, इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू और बेटर। फिर मैंने आपको रिस्क बेयरिंग एक्टिविटी बताई थी, यानी कि रिस्क इज इनहेरिट इंसेपरेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू those who succeed become celebrities and those who fail are ridiculed. उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग बताया था, एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन लाइक लैंड, labor, capital, etc. and organizes them together to form an enterprise. Entrepreneur, this therefore is also an organizer builder. Then मैंने आपको gap filling बताया था, entrepreneur identifies and fills the gap between what society needs and what is available. उसके बाद मैंने आपको बताया था dynamic process, जिसमें मैंने आपको बताया था कि entrepreneurship thrives on changes in environment, and those changes create opportunities for entrepreneurs, and entrepreneurs themselves are also a change agent. फिर मैंने आपको initiative taking बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था entrepreneurship involves lot of taking initiatives. then मैंने आपको बताया था multi dimensional, जिसमें मैंने आपको बताया था entrepreneurship has several dimensions: economic, social, psychological, cultural, etc. ठीक है, तो ये सही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से डीएसटन जो चैप्टर है आपका, उसके मेरे को आपको रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी बताए थे। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में आपको चार टाइप में रोल्स डिवाइड करते हैं। पहला होता है एंटरप्रेन्योरियल रोल, दूसरा था प्रमोशनल रोल, तीसरा था मैनेजरियल रोल्स, चौथा था कमर्शियल रोल्स। एंटरप्रेन्योरियल रोल्स में मैंने आपको 3 टाइप के रोल्स बताए थे: इनोवेशन, रिस्क बेयरिंग एंड उसका फिर ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं सबसे पहले डीएसटो आपको इनोवेशन की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप involves lot of innovation. In this entrepreneur launch something new or something better. He innovates a new idea that is not available in the market. He see the market and discover what is new there and work on it to make it into the enterprise. उसके फिर दूसरा मैंने आपको बताया रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मैंने आपको बताया था रिस्क इज इनहेरेंट एंड inseparable from the enterprise. Entrepreneurship or entrepreneurs do lot of activities. They give their finance in organizing in various type of activities, and after doing all these activities they may be left with no profit, but then also they pay their all salaries to their staff members, etc. ठीक है, उसके फिर मैंने ऑर्गेनाइजिंग में आपको बताया था एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग टुगेदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड ऑर्गेनाइज देम टुगेदर टू फॉर्म एन एंटरप्राइज, एंड ऑल्सो दे यूज they allocate the productive resources in order to minimize the losses. ठीक है, ठीक। उसका फिर नेक्स्ट मैंने आपको प्रमोशनल रोल में 4 बताया था। डिस्कवरी ऑफ आइडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था द एंटरप्रेन्योर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्स द आइडिया एंड सी व्हाट इज न्यू इन द मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देना ज़्यादा लंबा लंबा। उसके बाद फिर आ जाए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देन व्हेन द आइडिया इज डिस्कवर्ड, नाउ एंटरप्रेन्योर्स डू डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन इट टू आइडेंटिफाई द टोटल एस्टिमेशन डिमांड एंड उसके बाद टू एस्टिमेट द टोटल डिमांड। उसका फिर डिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या बताया था, मैंने आपको बताया था असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट मैंने बताया था जब वो लोग जो है देख लेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, देन दे असेंबल द रिक्वायरमेंट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट दैट आर नीडेड, फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्सेट्रा, एंड ऑर्गेनाइजेस देम टुगेदर। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग द प्लान। फाइनेंसिंग द प्लान में मैंने आपको क्या बताया था कि देन he see what are the what finances required for all these activities. He see that how much rupees how much finances needed, and then he selects the various sources of raising the funds, and then he goes there and raise the funds for the exploiting the business. ठीक है, now next है managerial role. Managerial roles में मैंने आपको बताया था 6 चीज़ें, जिसमें मैंने आपको बताया था planning. Now he plans how the things are to be done. He plans that how it will be done, who will do that, when it will be do, and these all things he decide the objectives on the enterprise. ठीक है, उसके भी मैंने ऑर्गेनाइजिंग में आपको बताया था ही ब्रिंग्स द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। स्टाफिंग में हायरिंग ऑफ द पर्सन्स रिक्वायर्ड टू मैनेज ऑल द थिंग्स। ठीक है, देन डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। देन मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेन एवर नेसेसरी। देन कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था कि सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल, ग्रुपिंग देम टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल, एंड द एंटरप्रेन्योर हैज टू ensure the different parts of the organization work together to मेक इट सक्सेसफुल। उसका कमर्शियल रोल में मैंने आपको बताई थी 5 चीज़ें, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्या, सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन बताया था। प्रोडक्शन क्या होता है, वही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था ऑफरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है, थ्रू एड्स एंड ऑल, एंड दिस इज ओनली द समथिंग विच
गिव्स एनॉर्मस प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था पर्सन में क्या होता है भी अपनी वर्क फोर्स का ध्यान रखना है, यानी कि उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाना। फिर मैंने आपको बताया था डिजिटल अकाउंटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कहते हैं इन्वॉल्व सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आर नेसेसरी सो दैट so that they can judge the financial projection of the enterprise। उसके बाद फिर फाइनेंस, ऑल द बिजनेस एक्टिविटी रिवॉल्व अराउंड फाइनेंस। फाइनेंस इज द लाइव ब्लड ऑफ द लाइव ब्लड ऑफ द बिजनेस, और फाइनेंस नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू सेटिंग ऑफ द बिजनेस और इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद फिर मैंने रिवॉर्ड्स में आपको बताए थे कि इंडिपेंडेंस एंटरप्रेन्योर खुद का बॉस होता है, उसको किसी और को फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है, वो अपना खुद जो उसको करना होता है वो करता है। उसके भी मैंने मिशन फुलफिलमेंट में बताया था सब लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियाज़ को बिजनेस में टर्न आउट करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशन फुलफिलमेंट जितना होता है। उसका भी मैंने आपको एक्साइटमेंट बताया था। एक्साइटमेंट मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योर को चूज़ करते हैं एडवेंचर की तरह, उनको वेल पेड जॉब्स मिली होती है लेकिन वो उनको भी छोड़ के आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। उसके बाद फिर ये सब फ्रीडम प्रोवाइड करवाते हैं, उनको किसी और को तो फॉलो करना नहीं है, वो जब मर्जी अपने ऑफिस आए, जब मर्जी जाएँ। ठीक है, उसके बाद फिर वेल्थ क्रिएशन में मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो इनॉर्मस वेल्थ आती है फॉर देमसेल्फ ऑल्सो एंड फॉर देयर स्टाफ ऑल्सो। उसके स्टेटस में अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए तो फेम आपको मिलेगी, प्रेस्टीज आपको मिलेगी। रतन टाटा, सुभाष चंद्र, इस तरह के बहुत सारे जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज भी करा दिया। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।